नमस्कार। हम सबको पता है कि भारतवर्ष के अंदर शुगर यानी डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है और यूजुअली जो मरीज़ हैं वो अपनी या तो बीमारी को छुपाते रहते हैं या उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराते। तो आज हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर कि देश के क्या मैं इंटरनेशनली रिनाउंड डॉक्टर अशोक झिंगल जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो किडनी बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर के साथ जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर झिंगल अभी हमारे साथ हैं। डॉक्टर झिंगल हमें आज शुगर की किडनी के ऊपर क्या असर होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, उसके बारे में ज्ञान देंगे ताकि हम इस ज्ञान को आगे सब तक पहुंच सकें। डायबिटीज और गुर्दे का क्या संबंध है, क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जब आपका शुगर बढ़ा रहता है, निरंतर बढ़ा रहे, उसके साथ साथ आपको अगर ब्लड प्रेशर भी रहता है, उसके साथ साथ आपका खान पान भी बदलाव का है, उसके साथ साथ आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ कई लोग तंबाकू का सेवन या धूम्रपान करते हैं, वो भी चल रहा है। ये 3-4 रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज के मरीजों के अंदर गुर्दे की खराबी होने की आशंका और बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और चीज होती है कि बार बार पेशाब की इन्फेक्शन होती रहे। अक्सर मरीज कहता है जी पेशाब में जलन है, झाग आता है, तो ये एक निशानी होती है कि आपकी इन्फेक्शन हो रही है। और ये अगर इन्फेक्शन बार बार बनी रहती है तो इससे भी किडनी पे असर पड़ता है। एक और होता है कि डायबिटीज की वजह से मरीजों में, कई मरीजों के अंदर किडनी स्टोन्स होते हैं। और अक्सर ये देखा गया कि यही किडनी स्टोन अगर बने रहते हैं और डायबिटीज भी साथ में रहे अनकंट्रोल, वो भी किडनी को खराब करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। कई लोगों को, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिन लोगों को पथरी होती है उनको, खास करके पथरी जब ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वो मार्च अप्रैल में होते हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वो पानी नहीं पीते हैं, पेशाब कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और एक नया पत्थर बन जाता है जो बाद में अप्रैल मई में आपके पेशाब के रास्ते से बाहर निकल आता है। तो ये इस तरह के 6 रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके अंदर डायबिटीज से किडनी खराब होने के चांसेस ज्यादा है। नंबर 1, जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। नंबर 2, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। नंबर तीसरा, जो लोग बहुत ओवरवेट हैं और खान पान पे नियंत्रण नहीं रखते हैं। नंबर 4, जो लोग बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। नंबर 5, वो लोग जो धूम्रपान या स्मोकिंग करते हैं। नंबर 6, जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है। ये मान के चलिएगा अगर माँ बाप में से किसी एक को डायबिटीज से किडनी खराब हुई है तो आपके बच्चों को भी उतने ही चांसेस होंगे डायबिटीज से किडनी खराब होने के। और इसके साथ साथ जो एक और उसमें देखा जाए कि और कौन सा कारण हो सकता है, तो ये वो लोग जो होते हैं जिनके अंदर बार बार यूरिन की अगर कोई इन्फेक्शन हो रही है, और इसके साथ साथ जो है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो ये 6-7 हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जिन लोगों के अंदर डायबिटीज से किडनी खराब होने की संभावना बहुत अधिक होती है। डॉक्टर राइट मोगा सर। पूछना हाँ चाहेंगे सर? सर, नहीं, मेरा मतलब ये है कि अभी तक आप बात कर रहे हैं किडनी खराब होना, तो उसके बारे में बात करेंगे, खराबी क्या होती है। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि एक डायबिटिक आदमी है, दवाई कर रहा है, उसकी शुगर भी मान लो 175 से कम रहती है पीपी, और उसका HbA1c भी 6.5 रहता है, तो क्या उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि उसको बाद में जाकर किडनी की खराब होने के चांसेस हो? डायबिटीज अगर जितनी लंबी ड्यूरेशन की होगी सर, क्योंकि जितनी लंबी ड्यूरेशन की डायबिटीज होती है उससे भी किडनी पे असर पड़ता है। बल्कि अब तो ये भी देखा गया, आपने तो अभी 6.5 का कहा, 6.5 HbA1c होने पे तो डायबिटीज हो गई। तो वो लोग जो प्री डायबिटीज के हैं, जिनका अभी 5.7 से और 6.4 पे ही HbA1c है, अगर वो ड्यूरेशन उनकी ज्यादा होती तो उन लोगों के अंदर भी रेटिनोपैथी, आंख की बीमारी, किडनी की बीमारी और हार्ट की बीमारी होने के भी चांसेस अधिक होते। ये मतलब देखा गया। तो और उसके साथ में, जैसा शुरू में ही अपन ने कहा था, अगर ब्लड प्रेशर साथ में है,
आप स्मोक करते हैं, आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तो और जो है कई तरह की और ऐसी पेन किलर खाते रहते हैं, जैसे जिनके अंदर कॉम्बिफ्लैम या डाइक्लोफेनिक एसिड जैसे सॉल्ट होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर अगर आपकी नॉर्मल भी है तब भी चांसेस किडनी खराब होने के फिर भी बढ़ जाएंगे। अब ये किडनी खराब की बात कर रहे हैं, किडनी में क्या खराबी आती है जो कि एक अलार्मिंग चीज है, जिसके लिए हम सब लोग आज बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। उस खराबी को आपने प्रिवेंटिव तो बात ऑलमोस्ट हो गई, कारण भी हो गए, तो इसके बाद हमें क्या वार्निंग साइंस हैं, पेशेंट के अंदर क्या क्या दिक्कतें होती हैं कि जिससे पता लगे कि उसको किडनी के अंदर दिक्कत होनी शुरू हो चुकी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जैसा हमने शुरू किया था कि किडनी एक तरह का फिल्टर है, गुर्दा है, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉर्मल हम सब की बहुत अच्छी काम कर रही होती है। इसकी वजह से हमारा कोई भी जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे प्रोटीन है या शुगर है, जो शरीर को मिनरल्स चाहिए, विटामिन हैं, वो पेशाब के रास्ते से नहीं निकल। लेकिन यही अगर समय या अवधि डायबिटीज की बहुत ज्यादा हो जाए, साथ में ये रिस्क फैक्टर हो जाए, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो जाती है, और यहाँ से थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन की जो है लीक होनी शुरू हो जाती है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन। ये बहुत शुरू की स्थिति है, नॉर्मल आदमी के मेम्ब्रेन से किडनी के उससे बिल्कुल प्रोटीन जा ही नहीं सकती। लेकिन चूंकि डायबिटीज हो गई, उससे वो डैमेज हो गई, तो शुरू की हालात में उसमें जो है अगर कंट्रोल में नहीं है शुगर और रिस्क फैक्टर्स हैं, तो पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन आएगी। ये हुई स्टेज 1। यहां से आगे पास होगी, धीरे धीरे और चलेगी, तो माइक्रो से मैक्रो एल्ब्यूमिन शुरू होने जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग पेशाब की रिपोर्ट लेके आते हैं, उसमें लिखा होता है 1+ एल्ब्यूमिन, किसी के उसमें लिखा होता है 2+एल्ब्यूमिन, किसी के ऊपर लिखा था 3+एल्ब्यूमिन। तो ये स्टेजेस बताती जाती है कि स्टेज 1 में अभी जो है बिल्कुल कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अभी जस्ट शुरुआत हुई है। स्टेज 2 में आपका माइक्रो एल्ब्यूमिन आना शुरू हो गया है। स्टेज 3 में आपका जो है एल्ब्यूमिन प्लेन आ रहा है, फ्रैंक आ रहा है, और उसके बाद 4 में आते आते एल्ब्यूमिन तो आ ही रहा है, फिर ब्लड के अंदर भी जो है क्रेटिनिन और सारे जो टेस्ट है वो भी बढ़ने लगते हैं। और फिर 5th स्टेज आती है जिसको कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका किडनी का फंक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, आपका मेरा नॉर्मल आदमी का 90% से ऊपर रहता है। जैसे ही किडनी पे थोड़ा थोड़ा असर होना शुरू करता है, और उसी की तरह से हम लोग इसको डिवाइड भी करते हैं कि कौन सी स्टेज में किडनी है, स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है, कि उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं कि भाई इसका जो है अब जो है किडनी का जो है फंक्शन जो है अब वो इतना सा रह गया। जब उसका पैसे 90% है, 90 से ऊपर चल रहा है, तो वो ठीक हो गया। जब वो 60 से 70 के बीच में आ गया, तो ये हो गई अपनी स्टेज 2। इससे और नीचे आके जब वो जो है 45 से 60 पे पहुंच गया, स्टेज 3। स्टेज 4 पे आके जो है 30 पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जो सर प्रोसेस होती है। सर मेरा मतलब था कि एक आम आदमी को, ये तो जीएफआर वाली तो डॉक्टर की बात हो गई, एक आम आदमी को जैसे मैं कहूँ जी, अगर किडनी की डिजीज शुरू हो गई तो क्या पेशाब कम हो जाएगा, पैरों में सूजन हो जाएगी, लेथार्जी ये होगी, मैं क्या क्या सिम्टम्स होंगे ये ताकि वो आपने बहुत पेशेंट अच्छा बहुत पास अच्छा जाए। सवाल किया, क्योंकि सबसे पहला सिम्टम होता है जब भी आपके किडनी पर असर होने लगती है, तो आपके पैरों के ऊपर स्वेलिंग होने लगती है। उसकी वजह से अपने पैर जो है भारी होने लगते हैं। शाम के टाइम पे सुबह उठ के भी आंख की पलकों के नीचे भारीपन आने लगता है, और आंखें थोड़ी भारी हो जाती हैं। इसके साथ साथ आदमी को बड़ी वीकनेस, कमजोरी और बहुत थकावट होने लगती है। और स्टेज बढ़ेगी तो बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब में झाग आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ और अगर आगे होंगे तो भूख लगना कम हो जाएगी, दिल कच्चा होने लगेगा, और कई बार वोमिटिंग सेंसेशन भी होने लगती है। इसकी वजह से कई लोग कहेंगे जी मुझे बांटा आ जाता है, रात को जब मैं सोता हूँ तो मेरे मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, हर रोज पीठ में हो जाता है, ये होता है, मेरी एकदम नींद खुल जाती है, और इस तरह से बार बार।
और आगे चलेंगे तो उसकी शक्ल पेलर हो जाएगी, मतलब जैसे एनीमिया होता है उसका मतलब खून, क्योंकि जब जब किडनी पे असर होता है तो आपका खून बनना कम हो जाता है, तो आपकी शक्ल में पीलापन आ जाता है। एक और स्टेज आती है कि सारे शरीर पे खुजली होने लगती है, जैसे जैसे आपके गुर्दे के अंदर प्रॉब्लम होने लगती है तो खुजली होने लगती है। तो ये 5-6 मुख्य उसके लक्षण होते हैं। आंखों के नीचे सूजन होना, पैरों पे सूजन होना, आपकी सांस फूलना, आपके जो सारे शरीर पे खुजली हो जाना, आपको बड़ी कमजोरी हो जाना, थकावट हो जाना, आपको दिल कच्चा होता रहना, मचलना जिसको कहते हैं, और उसकी वजह से उल्टी हो जाना, कई बार 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 पेशाब जाना, रोक ना पाना, जल्दी जाना, रात के टाइम पे ज्यादा जाना, और मसल्स के अंदर वीकनेस होती है। एक कॉमन सिम्टम जो एक आदमी पहचान सकता है, डॉक्टर भी पहचान सकता है। अगर मेरी शुगर सिर्फ एक गोली से कंट्रोल थी कई सालों से और बिल्कुल ठीक चल रही है, पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि मेरी उतनी दवाई से शुगर बार बार कम हो रही है, ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है जो मरीज भी बता सकता है आपको और डॉक्टर भी उसको पहचान सकता है। क्योंकि होता क्या है कि आपकी उतनी ही डोज से अब चूंकि किडनी पे असर हो गया है, तो जो 24 घंटे में ये दवाई जो आपकी किडनी से बाहर निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पा रही, वो वहीं इकट्ठी है, तो उससे 48 घंटे के अंदर आपकी शुगर लो होने लगती है। ये भी एक लक्षण होता है कि जिसकी एक ही मात्रा से पहले शुगर कंट्रोल में थी, अब बार बार कम हो रही है, इसलिए उसका मतलब है कि कहीं उसके किडनी पर असर तो नहीं है, तो उसको अपनी किडनी की जांच कराने की जरूरत करेक्ट। अब आप जांच की बात कर रहे हैं। मेरे पास कोई पेशेंट आता है इन सिम्टम्स के साथ, तो आई बिलीव कि जो पहले तो बेसिक टेस्ट जो होते हैं ब्लड के वो हो जाएं, यूरिन के हो जाएं, और मे बी किडनी फंक्शन टेस्ट जो हैं वो हो जाएं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट के बाद अगर यूरिया या क्रिएटिनिन कितना ज्यादा हो, क्या क्या उसके अंदर आगे टेस्ट करने हैं, ताकि हमें पता लग सके कि आगे उपचार इसका किस प्रकार से कैसे किया जाना है। वो आप थोड़ा सा हिंट दे दीजिए हम सबको। है। देखिए, सबसे बढ़िया आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि क्या क्या टेस्ट होने चाहिए। सबसे पहला सिंपल टेस्ट होता है जिसको कहते हैं यूरिन टेस्ट। हम लोग अक्सर सभी लोग जब जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, ब्लड का टेस्ट और पेशाब का टेस्ट कराने के लिए जाते हैं शुगर के लिए, तो वहां पे वो शुगर के लिए टेस्ट कर लेते हैं, फास्टिंग शुगर करते हैं और फिर खाने के 2 घंटे बाद करते हैं। पेशाब के लिए हम लोग देते हैं तो जनरली वो शुगर के लिए करते हैं, लेकिन हमें अब जोर देना चाहिए कि हमारा पेशाब रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक और प्रोटीन के लिए भी करें। इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं ACR, एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो, या माइक्रो एल्ब्यूमिन के लिए पेशाब का टेस्ट करना। ये टेस्ट बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है। सेकंड सैंपल आपको यूरिन का देना होता है, वो उसमें देख लेते हैं कि माइक्रो एल्ब्यूमिन मतलब जो कि नॉर्मली 30 से कम होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि आपके गुर्दे से थोड़ी थोड़ी प्रोटीन निकल रही है, तो ये हो गया माइक्रो एल्ब्यूमिन पॉजिटिव। तो ये इसको फर्स्ट हो गया यूरिन टेस्ट। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब आप टेस्ट कराते हैं तो यूरिन को पस सेल्स के लिए भी कराएं, इन्फेक्शंस के लिए भी कराएं, खाली शुगर के लिए नहीं होना चाहिए। ये पूरा एक रूटीन टेस्ट होना चाहिए जिसके अंदर एल्ब्यूमिन के लिए, प्रोटीन के लिए, इन्फेक्शन के लिए और शुगर, तीनों। इसके बाद जो दूसरा प्लेन यूरिन के बाद में एक यही वाला सैंपल आजकल हर आदमी कहता है, बल्कि ये गाइडलाइन हो गई है, पैरामीटर बन गया है कि अगर आपको किडनी का पता लगाना है तो उसको सैंपल फॉर ACR, एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो के लिए आप दे देते हैं। एक उसमें किडनीज फिल्टर कर रही हैं कि नहीं, किडनी से आपका प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है कि नहीं, वो इस वाले टेस्ट से पता लग जाता है, क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन क्रेटिन रेशो कर लेते हैं, और वो जो रेशो अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब आपकी किडनीज बिल्कुल ठीक है। यही रेशो जब खराब हो जाता है तो इसका मतलब है आपकी किडनीज पे अपना असर पड़ा। ये दूसरा टेस्ट हो गया। इनसे जो कई लोग, जब आप लाल के यहाँ या कई टेस्ट कराते हैं, आजकल लोग बड़े अच्छे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपका एक GFR भी, जब आपका टेस्ट ब्लड शुगर किडनी का KFT का टेस्ट कराने जाते हैं तो एक GFR टेस्ट भी वो कर देते हैं, उसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगते। उसके लिए उस आदमी की एज, उस आदमी का वेट, उस आदमी की क्रेटिनिन, उस आदमी का यूरिन एग्जामिनेशन से वो पता लग जाता है कि GFR। ये तो हो गया नॉर्मल सिंपल टेस्ट, हो गया यूरिन से और इससे ब्लड से। आगे बढ़ते हैं
बढ़ती है स्थिति तो फिर आपके शरीर के अंदर क्रेटिनिन की और यूरिया की और यूरिक एसिड, इन तीनों की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से और सिम्टम बढ़ने लगते हैं। फिर आगे चलते हैं तो उसमें जो है फिर एक्सरे आ जाता है कि आपका किडनी के लिए आप एक्सरे कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, पता लगे कि किस वजह से, साइज कितना है किडनी का, उसका केमिकल उसका है कि नहीं। बहुत आगे चले जाए तो इसमें फिर वो लोग जो है डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप इसकी किडनी की बायोप्सी कराएं। तो इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज है। लेकिन पहली स्टेज में ये सिंपल एक यूरिन का टेस्ट होता है जिसको कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन के लिए। दूसरा टेस्ट होगा यूरिन फॉर एसीआर। तीसरा होगा अपना जो है ब्लड का टेस्ट जिसके अंदर यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और आपकी हीमोग्लोबिन कितनी है वो पता लग जाता है। इन 3-4 टेस्टों से अगर कुछ उसमें डाउट होने लगता है तो फिर हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड, और फिर लास्ट में किडनी बायोप्सी की नौबत आने पे वो भी किया जा सकता है। तो ये सब जो टेस्ट है ये ग्रेजुअली स्टेजेस बाय स्टेजेस होते हैं, इनको टाइम लगता है क्योंकि ये सारी खराबी एक दिन में नहीं होगी। शुरुआत वहां से होगी माइक्रो एल्ब्यूमिन से, कुछ टाइम निकल जाएगा, उसका एसीआर फिर कुछ टाइम निकल जाएगा, प्रोटीन आने में कुछ टाइम निकल जाएगा, फिर किडनी के अल्ट्रासाउंड में और यूरिया क्रेटिनिन बढ़ने में। तो ज्ञान होना जरूरी है। मुझे डायबिटीज है, मेरे जिहान में होना चाहिए कि मुझे अपनी किडनी बचाने के लिए ये 2 टेस्ट मेरे को कराने ही कराने हैं। गुड सर। अब ये बताएं सर कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो आपका मतलब ये कि उसका यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया कितना फ्रीक्वेंटली होना चाहिए? हम लोग जनरली इसको 3 महीने में कराते हैं सर, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा तो फिर 6 से महीने से या 1 साल में भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने एक दफे करा लिया नेगेटिव है। अदरवाइज एज ए रूटीन वो ये कहते हैं कि माइक्रो एल्ब्यूमिन और HbA1c हर 3 महीने में अगर हुए, थोड़ा सा भी सस्पिशन है आपको, तो कराते रहेंगे तो आप इसको प्रोग्रेस होने से बचा सकते अब प्रश्न ये आता है कि यूरिया बढ़ गया, क्रेटिनिन बढ़ गया आपकी किडनी के अंदर, जैसे आपने कहा खराब होनी शुरू होगी। अब लोग कहते हैं कि इसकी दवाई क्या है। कुछ तो शुरुआत में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पूरा का पूरा देखते हैं सबको, कुछ अगर मेडिकेशन से ठीक हो सकते हैं, उसके बाद अगर डायलिसिस की बात आती है और इवन ट्रांसप्लांट की बात आती है। आज हर बच्चा जानता है कि ये 3 स्टेजेस हैं। तो इसके बारे में प्रकाश डालें, कब डायलिसिस की जरूरत है और कब ट्रांसप्लांट। आप कहते हैं नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, ट्रांसप्लांट ही एक इलाज है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज है कि जब आपको पता लग गया कि मेरी प्रोटीन आ रही है और डायबिटीज की वजह से है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है डाइट। हमारे को अपना खान पान ठीक करना हो, क्योंकि प्रोटीन जा रही है तो आपको खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा को सीमित करना होगा। नॉर्मल आदमी जो खाना खाता है उसके अंदर हम लोग जो नॉर्मल है ग्रोथ के लिए 0.8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन का सेवन करते हैं। लेकिन जब अगर किडनी पे थोड़ा असर हो रहा है तो यही प्रोटीन की मात्रा 0.6 मिलीग्राम पे चली जाती है। मतलब ये है बहुत ज्यादा मात्रा में नॉन वेज, अंडे, हैवी दालें, राजमा, सोयाबीन, चने, पनीर, इन चीजों का रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है। एक चीज तो ये कर दी जाती है। दूसरी चीज ये है कि सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, क्योंकि सॉल्ट अपना नुकसान दे रहा है किडनी के लिए, उसको कम कर दिया जाता है। तीसरा उसमें क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी किडनी पे असर होता है तो पोटेशियम बढ़ जाता है। पोटेशियम हमको कहाँ से मिलता है? साइट्रस फ्रूट से मिलेगा, या ग्रीन, ये जो ग्रीनी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसलिए। तो डायबिटीज के किडनी वाले मरीजों को हम लोग कहते हैं कि आप ऐसी सब्जियां लीजिए जिसके अंदर पोटेशियम कम हो। हम कहते हैं कि आप जो है उसमें आप जो है ये ले सकते हैं, जैसे अपना लौकी है, कद्दू है, अपना तुरैया है, और इस तरह की जो है आलू तरी वाले हैं, इनको खा सकते हैं। लेकिन जैसे साग है, अगर जैसे ये साग है सरसों का साग या फलाना जो है दूसरा पालक है, ये इन चीजों का रिस्ट्रिक्शन करते हैं। और अगर खाना भी है तो इनको पहले 10 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में रख के फिर निकाल के और फिर इसका खाया जा सकता है। ये नहीं कि नहीं खा सकते, खा तो सकते हैं आप इसको। और जहां तक दालों का सवाल होता है, फिर हम उन लोगों को कहते हैं कि मूंग की धुली दाल या अरहर की दाल, या वो जो है इस तरह की मसूर की दाल, जो लाइट दालें होती है, छिलके वाली दालें होती हैं, वो अलाउ करते हैं। हैवी दालें
राजमा, सोयाबीन, चने, उड़द, इन चीजों के लिए उनका रोकथाम करते हैं। आटे पे भी हम फिर कहते हैं कि आप ऐसा आटा यूज करिए जिसमें जो है जैसे गेहूं, बहुत ज्यादा उसमें मल्टीग्रेन आटा और इन सब का रोल खत्म हो जाता है जब आपकी किडनी पे असर होने लगता है। तो हम लोग उनको यही कहते हैं कि सिर्फ आप आटा ले लीजिएगा, गेहूं का आटा हो, फ्रेश आटा बनवाइए अपने सामने, उसमें बाकी चीजें नहीं। तो लोग क्या करते हैं, सोयाबीन, चना, फलाना ढिमकाना, वो पता नहीं क्या क्या मिला के उसको भर देते हैं। तो वो मतलब इन ऐसे पेशेंट्स के लिए लाभदायक नहीं, नुकसानदायक ही रहेगा। उसके बाद आता है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। उनको ये कहा जाता है कि अब आपके चूंकि गुर्दे पे असर हो गया है, गुर्दे ने ही पानी बाहर निकालना है। अब आप 5 लीटर, कई लोग की आदत होती है मैं सुबह उठ के जी 6 लीटर पानी पी लेता हूँ। अगर आपकी क्रेटिनिन बढ़ रही है, यूरिया बढ़ रहा है, किडनी पे असर आ रहा है, तो उस फ्लूइड को आप 2 लीटर तक ही सीमित करेंगे, क्योंकि अगर आप उस बेचारी किडनी को और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, तो वो और एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ये 3 4, और फ्रूट्स में भी फिर हम लोग कहते हैं कि आप सेब है, अमरूद है, पपीता है, नाशपाती, ऐसे फल ले सकते हैं। लेकिन जैसे सिट्रस जितने भी फ्रूट्स हैं उनको अवॉइड करना होगा। ड्राई फ्रूट्स को भी जो है रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, नहीं तो हर आदमी कहेगा मैं मुट्ठी भर के खा लेता हूँ। तो हम उनको फिर कहते हैं 3 से 4 बादाम या 1 2 अखरोट आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से लाइफ में बंद कुछ नहीं है, लेकिन उसको अपने को एडजस्ट करना। इसके बाद आता है अपना जो है कोलेस्ट्रॉल के लिए फैटी मील्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है। दवाइयां नियमित रूप से लेनी चाहिए। देखिए, एक कारण ये माना गया कि किडनी खराब होने के लिए ब्लड प्रेशर हमेशा रिस्पॉन्सिबल। तो ब्लड प्रेशर की दवाई जरूर लेके, अपना लक्ष्य होना चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर 130 और 90 से नीचे रहे। इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। चाहे वो 20 साल से लेकर 90 साल तक है, ब्लड प्रेशर की लिमिट यही रहेगी। कि उसमें जैसा पहले कहते थे कि ब्लड प्रेशर और एज, वो सब कंसेप्ट अब नहीं है, क्योंकि सिस्टोलिक वाला ऊपर वाला ब्लड प्रेशर भी डैमेज करता है, नीचे वाला। तो ये हो गया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कर दी जाए, अपना स्मोकिंग बंद कर दी जाए। ये लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी किडनी की बीमारी को रोकने के लिए। अब आ गया, पता लग गया कि ये हो गया। फिर जो दवाइयां होती हैं वो भी बदल जाती हैं। बहुत लॉन्ग एक्टिंग दवाई, जैसे कई दवाइयां होती हैं जो बहुत ज्यादा समय तक काम करती हैं, 24 घंटे से 48 घंटे तक, उनको मात्रा को कम किया जाता है क्योंकि कहीं शुगर कम ना हो जाए। कई बार अगर आपका जीएफआर कम होने लगता है, दवाइयां की जो स्थिति है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपका जीएफआर कितना है। अगर आपका जीएफआर 30 से कम आ गया, 40 से कम हो गया, तो आपको दवाइयां बहुत ही कम मात्रा में और डिफरेंट तरह की दवाइयां, तब ये मेटफॉर्मिन और ये वाले ग्रुप की जो मोटी वाली गोलियां होती हैं वो बंद कर दी जाती है। आजकल प्रभु की कृपा से और साइंस ने इतनी तरक्की की है कि बहुत अच्छे ग्रुप की 2 3 दवाइयां हैं जो किडनी को तो बचाती ही हैं, इसके साथ साथ आपका हार्ट अटैक से बचा देती हैं, आपको जो है कई प्रॉब्लम से बचा देती हैं। और उन ग्रुप की दवाइयों को हम लोग कहते हैं SGLT ग्रुप की दवाइयां होती हैं, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। या GLP-1 ग्रुप की दवाइयां होती हैं। इन दवाइयों से हार्ट और किडनी तो बचती बचती है, बाकी ऑर्गन्स पे भी बहुत ज्यादा, लिवर जैसे फैटी लिवर, उसको भी ये रोकती है। तो इतनी वंडरफुल ड्रग्स हैं। लेकिन इन सब की ड्रग्स की अपनी एक सीमा होती है, कितने उसमें दे सकते हैं। इसीलिए एक गाइडलाइन बताई गई कि आपका जब ये जीएफआर होगा तब आपको ये वाली दवाई काम देगी, आपका ये होगा तो उसमें ये वाली दवाई होगी। और कई हद तक ये भी देखा गया कि लोग अपनी बीमारी को टाल सकते हैं, कई सालों तक बचा सकते हैं। तो ये तो हो गया इस तरह का प्रोग्राम। फिर आता है, जैसे आपने कहा, इसके बावजूद भी हमारा क्रेटिनिन 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, बढ़ता जा रहा है रेगुलरली, और स्टेज बढ़ती जा रही है। साथ में सांस फूलने की समस्या हो रही है। आपके मुंह से जो है वो यूरिमिक एक गंध आने लगती है, यूरिया की। जैसे आप पेशाब वाले कहीं टॉयलेट्स में जाते हैं और वहां जिस तरह की एक गंध आती है, उस तरह की अगर स्मेल मुंह से आने लगती है, तो इसका मतलब है कि आपका क्रेटिनिन लेवल्स काफी आगे हो चुका है, 6 से 7 लेवल तक। ऐसे लोगों को आपको, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये बढ़ जाता है तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो हार्ट पे असर पड़ जाता है। आपको सोते सोते सांस चल रही है, आप बैठ नहीं सकते। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको डायलिसिस की सलाह देते हैं।
तो डायलिसिस के लिए अब आप जाते हैं, डायलिसिस के लिए हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है, 3 से 4, 2 बार जाना पड़ेगा शुरू में, 3 से 4 घंटे लगते हैं आपकी, हर बार आप जाते हैं। उसके फायदे ये होते हैं, क्रेटिनिन ठीक हो जाता है, आपको खाने में थोड़ी छूट मिल जाती है, आपकी लाइफ थोड़ी बेटर होने लगती है, लेकिन आपको डायलिसिस नियमित कराना पड़ता है। ये स्थिति काफी टाइम तक चल सकती है। उसके बाद एक स्टेज आती है कि डायलिसिस और इन चीजों की अपनी भी एक समस्याएं हैं। तब ये डॉक्टर आपका ये कहते हैं कि अगर ये बिल्कुल अब जो है एंड स्टेज रीनल आपका जो है जीआरएफ जो है बिल्कुल वो 20, 15, 20 पे चल रहा है, और कोई भी स्कोप है नहीं कि अब इसको रिवाइव किया जाए, सिर्फ डायलिसिस के 3 बार हो जाएगा, तो फिर ऐसे टाइम में वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपना गुर्दे का ट्रांसप्लांट कर ले, आप प्रत्यारोपण कर लें, कोई घर का व्यक्ति अगर आपको दे दे तो आपका उससे हो जाएगा, तो फिर से आपकी लाइफ एक नॉर्मल अच्छे आदमी की तरह हो सकती है। तो इस स्टेज में डाइट, मेडिसन, उसके बाद डायलिसिस, उसके बाद की स्टेज है, लास्ट स्टेज ट्रांसप्लांट की पड़ती है। पर उसमें यह है कि ये सब प्लान तरीके से होता है, और ये सब डॉक्टर्स मरीज के साथ डिस्कस करके किया जाता है। हर बार की स्टेज में पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और पेशेंट का नॉलेज बहुत जरूरी है। हर बार पेशेंट को अवेयर भी करना चाहिए कि ये स्थिति आने पे आपको ये सब कराना आवश्यक हो। सर आपने ये तो बताया, लेकिन कुछ ये माना जाता है डॉक्टर्स का कि इनिशियल स्टेज में जब आपने डाइट की बात करी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की बात करी, शुगर के कंट्रोल की बात करी, कुछ रीनो प्रोटेक्टिव दवाइयां भी मार्केट में जो आ रही हैं, उनका कुछ फायदा होता है क्या? या अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर के लिए भी कुछ दवाइयां, जैसे आपने शुगर की बात करी कि मेटफॉर्मिन ग्रुप जो है वो ठीक नहीं है उस वक्त, इसी प्रकार से कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी हैं जो किडनी पे नेगेटिव डालती हैं सर, और कुछ पॉजिटिव डालती हैं। मैं इन प्रश्नों पे भी आपका जवाब चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर मोगा साहब, क्योंकि ये रोज हम लोग देखते हैं अपने रोज जीवन में। हम ब्लड प्रेशर से ही पहले शुरू करते हैं, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स जो है, जिन्होंने कॉल्ड द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स या एसी इनहिबिटर्स जिसको कहते हैं, और जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एआरबीज हैं, इन्होंने बहुत क्रांति लाई। क्योंकि बहुत पहले सिर्फ हम लोग जो है एम्लोडिपिन या वो जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ही और उनसे ही अपने शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते थे। लेकिन इन दवाइयों ने डिले कर दिया आपका जो है अगर जो है किडनी का असर पड़ के खराब होना था, उसको डिले कर। उसके बाद फिर एक और ग्रुप की दवाइयां आ गई हैं। अब उन्होंने कहा कि इससे भी चलिए, तो एक नया ग्रुप आ गया कि न, उन्होंने कहा कि एक नई ग्रुप की दवाई जो है वो इससे भी अच्छी है, और वो स्क्रीन करके आप उसको बचा सकते हैं, और उससे और बेटर हो जाएगा। और वो थी फिनरोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप्स की दवाइयां होती हैं। और जो स्टेज में जब आपकी क्रेटिनिन 1.45 रहती है, अभी आपकी शुरुआत हुई है, ये दवाई 10 या 20 मिलीग्राम सुबह अगर दे दी जाती है, तो ये आपकी क्रेटिनिन को नीचे ले आती है, आपके प्रिवेंशन कर देती है, आगे किडनी डैमेज को, आपके हार्ट अटैक होने से बचा देती है। तो ये तो ब्लड प्रेशर की दवाइयों का वो होता है। और देखिए, ब्लड प्रेशर की दवाइयां एक ग्रुप की काम नहीं करती हैं, कई बार 2-2, 3-3, 4-4 ग्रुप की दवाइयां आपको देनी पड़ती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, सबसे बड़ी डॉक्टर साहब विडंबना ये है कि डॉक्टर को जब मैं एज ए मरीज को लिख देता हूँ कि आप जो है ये टेल्मा 20 मिलीग्राम ब्लड की गोली खा लीजिएगा, तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन ये आप खा लीजिए, वो केमिस्ट के पास जाता है, और केमिस्ट कहता है, पूछता है वो केमिस्ट से, ये दवाई क्यों दी है मुझे? वो कहता है, ये ब्लड प्रेशर की। मुझे तो ब्लड प्रेशर है नहीं, क्यों दे दी गई? अब आप देखिए कि डॉक्टर का विजन ये था कि इस आदमी हाँ, को आगे हाँ, चल के ये होना है, तो मैं उसको रोक रहा हूं कि 20 साल बाद क्या होना है, तो उसकी मैंने दवाई अभी दी है। लेकिन वो केमिस्ट ने वहां पे उसको मना कर दिया, उसे वो दवाई बंद, वो दवाई तो मैंने बंद ही कर दी, मैं खाता ही नहीं। तो ये जो दवाई थी ना, ये प्रिवेंशन के लिए थी। तो एक तो ये ब्लड प्रेशर के इसीलिए जो हिंड्रेंस होता है ना, कोलेस्ट्रॉल की दवाई है। अब आया क्या, बहुत सारा आया मीडिया में, अरे ये तो जो है फार्मास्यूटिकल का था, ये लोग डॉक्टर दवाइयां बेचने के लिए करते हैं। अमेरिका में बहुत शोर हुआ, उधम हुआ। लोगों ने जिनको प्रॉब्लम थी थोड़ी, उन्होंने बंद कर दी, 3 महीने बाद पता लगा हार्ट अटैक हो गए और पहुंच गए अस्पताल में। तो ये दवाइयां जो भी लिखी जाती है, उसके पीछे एक रैशनल है
इसीलिए दी जाती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए है, ये शॉर्ट गेन नहीं करेंगी, लॉन्ग टर्म क्या है। आपने दूसरी दवाई जो बहुत अच्छी कही, रीनो प्रोटेक्टिव ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं SGLT ब्लॉकर्स कहते हैं। इसमें 3 ग्रुप की दवाइयां आती हैं सर। एक होती है जिसको जार्डियंस कहते हैं, एम्पाग्लिफलोजिन। दूसरा ग्रुप होता है उसको कहते हैं कैनाग्लिफलोजिन, उसकी दवाई होती है। और तीसरी जो होती है डेपाग्लिफलोजिन, जो आजकल इतनी ज्यादा है कि एक एक कंपनी बहुत मतलब तो बहुत सौ सौ टेक्निकल कंपनी, सौ बात ना। कंपनियों ने बना रखी है अपनी। ओवरऑल ओवरऑल आई बिलीव के, क्योंकि अब समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन ये सारी दवाइयाँ या ये सारे जो हमारे जो एड ऑन चीजें हैं, दे आर यूजफुल ओनली इफ ए पेशेंट कम्स टू इन टाइम। पेशेंट Yes, आपको इलाज करने का समय दे रहा है, पेशेंट आपका कहना मान रहा है। चाहे डाइट के ऊपर आपने बात करी या पानी के ऊपर बात करी कितना पीना है, या जो ब्लड प्रेशर शुगर के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडियन लोगों की टेंडेंसी हो गई है कि डॉक्टर के बाद जाके आपने कहा केमिस्ट वाली बात, वो बिल्कुल ठीक है। 90% व्यक्ति जो है केमिस्ट से जरूर पूछेंगे किस बात की दवाई दी है डॉक्टर साहब ने, और वो अपनी मर्जी जरूर लगाएंगे। आपने दिन में 3 बार लिखा है तो वो 2 बार लेंगे या 1 बार लेके आ जाएंगे। तो सर आपका मुझे लगता है कि हमने आज समय लिया और आपने हम सबका ज्ञान बढ़ाया, और इस वीडियो को हम अपनी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत और थैंक यू वेरी मच सर फॉर भाई गिविंग हैं दिस चांस। आपका, आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।